So, hello everyone. This is the third part of cell cycle and cell division. I think ये लास्ट लेक्चर होगा और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सेल सेल डिवीजन के बारे में, सेल साइकिल के बारे में, उनके फेजेस के बारे में, है ना। जैसे एम फेज, इंटरफेज, इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज आता है, एम फेज में प्रो फेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आता है ना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की, माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना। बात करते हैं माइटोसिस माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जहां तक कि मैंने पहले बता चुका है कि माइटोसिस क्या होता है ना। थोड़ा थोड़ा तो हिंट दे ही दिया था माइटोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये होती है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन और ये होती है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन ये होती है सोमैटिक सेल में, है ना। सोमैटिक सोमैटिक सेल मतलब नॉर्मल सेल, है ना। और ये होती है जर्म लाइन सेल में। जर्म लाइन सेल में इसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल होती है, मतलब जो न्यू सेल होती है, डॉटर सेल क्रोमोसोम हैव इक्वल टू पेरेंट सेल, पेरेंटल सेल मान लो, है ना। इसमें जो डॉटर सेल होती है, डॉटर सेल क्रोमोसोम हैव आर, हैव नहीं लिखा, हैव टू पेरेंटल सेल। मतलब देखो, इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, है ना। उसके चलते जो डॉटर सेल होती है तो उसमें क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना वो इक्वल, जैसे ये एन है तो आगे जाके एन ही रहेगा, है ना। या 2n है तो आगे जाके 2n ही रहेगा। ये पेरेंटल सेल है, ये डॉटर सेल है ना। और इसमें एन में तो जनरली होता नहीं है, लेकिन जो 2n है ना वो हाफ हो जाएगा, 4n है ना वो 2n हो जाएगा, है ना। जनरली हाफ हो जाता है, ठीक है। ये इसमें एक पेरेंटल सेल बनाता है दो डॉटर सेल को, और इसमें एक पेरेंटल सेल बनाता है चार डॉटर सेल, है ना। और ये होता है सोमैटिक, नहीं ये तो बता चुका हूं ना। ये किस काम आता है, रिपेयर, सिंथेसिस, एक्सेट्रा। हाँ, या मतलब चोट लग गई उसको रिपेयर करने में, या फिर सिंथेसिस करने में, है ना। और ये गैमेट फॉर्मेशन में काम आता है, गैमेट फॉर्मेशन में काम आता है ना। इसमें रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होती है, और इसमें रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होती है। अब बोलोगे ये रिकॉम्बिनेशन होता है क्या होता है ना।
रिकॉम्बिनेशन होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। आप बोलोगे होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। आप बोलोगे होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होते हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होते हैं सेम जीन एंड सेम जीन ऑर्डर, है ना। क्रोमोसोम हैव सेम जीन एंड सेम ऑर्डर या सीक्वेंस मान लो। कैसे, अब देखो, आपको तो ये पता होगा कि जो ये क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम होता है, वो ऐसे फॉर्म में तो होता नहीं है, एटीजीसी के फॉर्म में होता है, ये बाद में आप पढ़ोगे जब पढ़ोगे मोल बायो, है ना। तो मान लो हम यहां बनाते ए बी सी और डी, तो जो इसका सीक्वेंस होना चाहिए ना इस साइड का, वो भी ए बी सी डी होना होना चाहिए होमोलॉगस क्रोमोसोम में। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होगा तो वो बनेगा, कुछ भी बन सकता है, या फिर सी डी ई एफ, है ना, कुछ भी बन सकता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होता है। अब एक टर्म और आता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। तो देखो, ये क्रोमोसोम है, तो जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट होता है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, सिस्टर क्रोमैटिड होता है। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाता है ना। यहां तक समझ गए, एक बार फिर बता देता हूँ, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये होता है सोमैटिक सेल में, ये होता है जर्म लाइन सेल में, है ना। और इसमें एक डॉटर सेल मतलब जो इसमें जो डॉटर सेल का क्रोमोसोम होता है वो इक्वल होता है पेरेंट सेल से, है ना। और इसका जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है ना, पेरेंटल सेल से। और इसमें एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल बनाती है, इसमें एक पेरेंटल सेल चार डॉटर सेल बनाती है। ये रिपेयर सिंथेसिस इस तरह में काम आता है, आइए गेमेट फॉर्मेशन में काम आता है। इसमें रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होती है, इसमें रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होती है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम हैव सेम जीन एंड सेम जीन ऑर्डर, है ना। ओके okay. अब बात करते हैं मियोसिस के फेजेस की, क्योंकि मियोसिस में दो फेज होते हैं, एक होता है मियोसिस वन, एक होता है मियोसिस टू। मियोसिस टू जो नॉर्मल माइटोसिस जैसे होता है, लेकिन जो कमाल होता है ना वो मियोसिस वन नहीं होता है ना। मियोसिस एंड इट्स फेजेस, तो मियोसिस के फेजेस क्या होते हैं, मियोसिस वन होता है और मियोसिस टू होता है, हाँ। छोटा बना दो, तो मियोसिस वन में क्या होता है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन,
देखो, मेयोसिस के पहले जो होता है ना, वो जैसे इंटरफेज होता है, सबसे पहले इंटरफेज होगा। इंटरफेज कॉमन होता है, कॉमन फेज होता है माइटोसिस और मियोसिस में। पहले इंटरफेज होगा और एक ही बार इसमें मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा ना, पहले एक बार होगा इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद G1 फेज, एस फेज में तो जानते डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G1 फेज, एस फेज होगा, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा। G2 फेज, फिर आएगा ये प्रोफेज मियोसिस वन में। मियोसिस वन में होगा प्रोफेज वन, एनाफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टिलोफेज वन। टिलोफेज वन। फिर होगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? एक इंटरवल टाइप होता है ना, लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस ये ब्रेक होता है जिसमें नो रेप्लिकेशन ऑफ, है ना, कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद इसमें होता है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस हो जाता है ना। तो ये तो सेम फेज हो जाती है माइटोसिस में, लेकिन गड़बड़ी आती है मेन इसमें प्रोफेज वन में, क्योंकि प्रोफेज के भी एक सब फेजेस होते हैं। मतलब इसमें भी रेड पेन बनाते हैं ना, 5 सब फेजेस आते हैं, जिसे कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, जो ये डिप्लोटीन फेज होती है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग फेज होता है, क्योंकि वो आपको रिलेट करेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। क्योंकि ये फेज जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है oocytes में, है ना, सेवरल ईयर तक। तो बात करते हैं अब, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। होता तो सब सेम ही है, मतलब जैसे सेंट्रियोल का टूवर्ड्स सेंटर में जाना, क्रोमोसोम का मतलब कंडेंसेशन होना, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर होना, सब वो इसमें होता है ना। होता तो सब है, लेकिन जो ये फेज होती हैं जैसे लेप्टोटीन, वो फेज वन एंड देयर सब फेजेस, है ना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रेड पेन से बनाते हैं ना, अच्छा लगेगा, लेप्टोडीन को। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो पैकेज स्टार्ट कर देते हैं ना। क्रोमोसोम आर स्टार्ट पैकेजिंग, और ये भी एक बेस्ट फेज होता है इसमें, विजुअल। विजुअल ये फेज जो होता है, विजुअल अंडर माइक्रोस्कोप।
लेप्टो का मतलब होता है लिपटना, ऐसे मान सकते हो। तो ये लिपटते हैं, पैक पैक होते हैं ना। फिर आता है जाइगोटीन। अरे रेडी पेन से बनाना है, रेडी पेन से बनाना चाहिए। जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस आ जाते हैं ना, इसके आसपास जो होते हैं वो साइनेप्सिस आ जाते हैं। साइनेप्सिस, हाँ, ऐसे साइनेप्सिस आ जाते हैं। साइनेप्सिस ये कहलाते हैं साइनेप्सिस। और जो साइनेप्सिस होता है ना, उसके चारों तरफ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, जिसको कहते हैं साइनेप्टोमोल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोमोल कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह का ग्रुप ऑफ प्रोटीन ही होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन फॉर साइनेप्सिस, है ना। ये हो गई अपनी जाइगोटीन फेज। जाइगोटीन फेज, हाँ। फिर पैकेटिन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑकर होती है। जो रिकॉम्बिनेशन होती है ना, उसी के वजह से जो वेरिएशन अपने अंदर आती है ना, वो उसी की वजह से होता है ना। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन दोनों उसी में होती है ना। देखो, रिकॉम्बिनेशन क्या मतलब होता है। रिकॉम्बिनेशन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब वो कैसे होगा, वो दिखा देता हूँ। देखो, ये एक सेल है, मतलब न्यूक्लियस है अंदर। तो ये ये है क्रोमोसोम, ठीक है। ये है क्रोमोसोम। तो ये मैं रेड कलर से बना रहा हूं, और ये मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं। तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा ना, तो उसमें क्या होगा, तो ये रिकॉम्बिनेशन होगा ना, कलर पे ध्यान देना है ना। तो ये यहां चला जाएगा, और ये यहां पे चला जाएगा, है ना। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें क्या क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन विल अकर। और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो क्रॉसिंग ओवर इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, देखो ये नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाले को पोर्शन से हो रही है ना। पानी पी लो यार।
और इसमें होता है बाइवेलेंट टेट्रास का फॉर्मेशन, बाइवेलेंट टेट्राड फॉर्मेशन, है ना। अब बात करते हैं डिप्लोटिन की, यही बना लो ना, यही बना लेते हैं। ये हो गया डिप्लोटिन। तो यहां क्या क्या होता है, यहां पास होता है सबसे पहले साइनेप्टोमोल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, हाँ? और चास माटा एक एक्सेप्ड फॉर्मेशन होता है ना, चास माटा का फॉर्मेशन होता है। डिप्लो डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या क्या होता है, साइनेप्टोमोल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाता है और चास माटा का फॉर्मेशन होता है, एक एक्सेप्ट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना। इसमें क्या क्या हुआ, साइनेप्टोमोल डिसअपियर और साइनेप्टोमोल कॉम्प्लेक्सेस, या कह सकते हैं साइनेप्सिस का भी मतलब डिसअपियर हो गया, और फॉर्म चास माटा एक एक्सेप्ट स्ट्रक्चर होता है ना। अब बात करते हैं डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इसके तो मैंने वो बता चुका है कि ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, मतलब आगे बताऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसे अरेस्ट हो जाता है, क्या होता है ना। डिप्लोटिन जो स्टेज होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कहा जाता है, क्योंकि ये सेवरल मतलब ईयर या कह सकते हो सेवरल मंथ तक अरेस्ट हो सकती है ना, क्योंकि गर्ल्स बाद में ही बताता हूँ ना, ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस है ना। इसमें जो होगा श्वास माटा का भी जो होगा वो वो भी डिसअपियर हो जाएगा, श्वास माटा आल्सो डिसअपियर इन दिस फेज, हाँ। इसमें एक ही होता है, और फिर इसके बाद जो प्रोफेज वन में होता है, जैसे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन इनिशिएट हो जाता है ना, खत्म तो उसमें होता है, इसमें इनिशिएट होता है कंडेंसेशन। और क्या होता है, सेंट्रियोल अपने टूवर्ड्स चले जाते हैं उसके पास ना, सेंटर में जाने लगते हैं, और न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी ऑपरेटर्स ये सब डिसअपियर होने लगते हैं, जैसे प्रोफेज वन में होता है ना। फिर उसके बाद क्या क्या होता है ना, सेंट्रियोल मूविंग टूवर्ड सेंटर, और क्या होता है, जो जो उसमें प्रोफेज वन में आप पढ़े थे वो क्रोमोसोम इनिशिएट कंडेंसेशन और न्यूक्लियोलस और गोल्गी ऑपरेटर ईआर डिस अपीयर। फिर स्टार्ट होगा मेटाफेज टू, मेटाफेज टू भी वैसे ही होगा, जैसे अर्ली मेटाफेज में क्या होगा,
जो क्रोमोसोम होंगे वो टू एंड फ्रो, कभी आपने पेंडुलम देखा है? पेंडुलम में आप फिजिक्स में पढ़ोगे टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होती है ना। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स को करेंगे अर्ली मेटाफेज में। फिर मेटाफेज में क्या होगा, वो एक इक्वेटोरियल प्लेट बना लेंगे, है ना, दिखाई देता हूँ। और मियोसिस टू तो एकदम सेम ही होती है, तो उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। तो क्या क्या हुआ, मेटाफेज की पहले बात करते हैं। तो पहले अर्ली मेटाफेज, तो ये जो क्रोमोसोम होंगे, स्पिंडल, हाँ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी होता है। अर्ली मेटाफेज में क्या होगा, मूवमेंट्स हो करेंगे लोग, ये यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ ये यहाँ टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करेंगे। हाँ, और इसमें क्या होगा, लेट मेटाफेज, या मेटाफेज ही बोल दो, है ना। इसमें क्या होगा, मेटाफेज में ये एक इक्वेटोरियल प्लेट बना लेंगे, है ना। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन मतलब अटैच हो जाएंगे, एक ही उससे बना देता हूँ क्या, इससे भी स्पिंडल फाइबर आएंगे, है ना। फिर एनाफेज में होगा, एनाफेज में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें चीर फाड़ नहीं होती है, स्प्लिट नहीं होते। ये इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम हो जाते हैं वो सेंट्रियोल के पास चले जाते हैं ना, जैसे इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होती है ना, ये सेंट्रियोल है, तो इसके पास क्रोमोसोम एज इट इज, जैसे वो रहता है वैसे फॉर्म में जाता है ना। एनाफेज, क्रोमोसोम आर सेपरेट, स्प्लिट क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो स्प्लिट नहीं होते इसमें, है ना। फिर टेलोफेज होगा भाई, रिफॉर्म ऑफ न्यूक्लियोलस ये सब, और वैसे ही अपने फॉर्म में आ जाएगा जैसे वो इनिशियल में रहा है ना। फिर उसके बाद इंटरकाइनेसिस होता है, इंटरकाइनेसिस में कोई भी वो नहीं होती है। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, किसी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, और क्या होता है, वो एक इंटरवल टाइप होता है, जैसे मूवी में इंटरवल होता है वैसे होता है ना। और फिर म्योसिस टू चालू हो जाती है, म्योसिस टू में फिर वैसे ही प्रोफेज वन जैसा चीजें बताया गया तब में माइटोसिस में, एनाफेज, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, है ना। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है ना। तो ये पूरा खत्म हो गया, थैंक यू।